नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सिविल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE 3003 के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आना है। और इसके लिए निस्संदेह आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेरे वीडियोस को शुरू से लेके आखिर तक देखेंगे और जो मैं वीडियो में कोई चीज समझाता हूँ, जो इंस्ट्रक्शंस देता हूँ, उनको फॉलो करेंगे। क्योंकि जो बच्चे मुझसे ऑनलाइन पढ़ते हैं फीस देकर, उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ता हूँ और उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो चैप्टर की क्लास मैंने बना रखी होती है टीचमेंट ऐप के अंदर, उस क्लास में मैं बहुत सारे वीडियोस के अलावा कुछ सीमा तक मैं पीडीएफ भी उसमें अपलोड करता हूँ और उन पीडीएफ की सहायता से आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी मेरे वीडियोस को देखकर। मैं वीडियोस में बताया करता हूँ कि पीडीएफ के किस पेज पर क्या चीज है और वो फिर स्टूडेंट्स खुद निकालें, ढूंढ के नोट्स बनाएं और सॉल्व करें। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछे। ये जो तरीका होता है पढ़ने का, ये कोई फॉलो करे तो वो A+ ग्रेड लेके आएगा। क्योंकि अल्टीमेटली परीक्षा तो आपको देनी है, हमको नहीं देनी। हम तो केवल समझाने वाले हैं। तो ध्यान रखें, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और मेरे निर्देशों का पालन करें। आज इस वीडियो में जो हम सीखेंगे वो है shear स्ट्रेस के बारे में। shear स्ट्रेस को कहते हैं हिंदी में अपरूपण प्रतिबल। अपरूपण प्रतिबल। साथ में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में आज N और K के बारे में। N जो होता है इसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको कई बार shear मॉडुलस भी कहते हैं। shear मॉडुलस भी कहते हैं। अच्छा, इसको कई बार कैपिटल C या कैपिटल G से भी प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल C या कैपिटल, यानी कि कैपिटल N भी कह सकते हैं, कैपिटल C भी कह सकते हैं, कैपिटल G भी कह सकते हैं। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर कभी किसी प्रश्न में आपको कैपिटल G बराबर दे रखा हो तो आप ये ना समझें कि G क्या है, लेकिन सामान्यतः कैपिटल N से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या shear मॉडुलस। हिंदी में कहते हैं इसको दृढ़ता प्रत्यास्था मापांक। दृढ़ता प्रत्यास्थता मापांक। ये वीडियो लंबा होगा, हो सकता है कि 1 घंटे से भी ज्यादा हो जाए, लेकिन इसमें बहुत सी बातें अच्छी अच्छी बताई जाएंगी आपको जो आपके आगे एग्जाम में काम आएंगे। दृढ़ता प्रत्यास्था मापांक, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के समकक्ष हिंदी का शब्द है। और shear मॉडुलस है ना, इसके लिए कह सकते हैं इसको अपरूपण मापांक। अपरूपण मापांक, ये सब एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं और उसको संबोधित करते हैं कैपिटल N या कैपिटल C या कैपिटल G से। ये मोस्ट है और सबसे प्रचलित नाम इसका है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या दृढ़ता प्रत्यास्थता मापांक। ये हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा हम पढ़ेंगे इसमें एक कोएफिशिएंट, कांस्टेंट, सॉरी नॉट कोएफिशिएंट, एक कांस्टेंट K। इट इज इलास्टिक कांस्टेंट। 3 होते हैं, कैपिटल E यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कैपिटल N जो मैंने बताया भी आपको, और कैपिटल K इसे कहते हैं बल्क मॉडुलस। हम कैपिटल E जो है ना, यंग्स मॉडुलस, वो पहले पढ़ चुके हैं। ये को जो हम कहते हैं बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, इसे इंग्लिश में कहते हैं आयतन प्रत्यास्थता मापांक। तो shear स्ट्रेस जब पढ़ेंगे तो साथ में shear स्ट्रेन भी पढ़ेंगे।
शियर स्ट्रेस के साथ में हम अपरूपण विकृति भी पढ़ेंगे। इसे कहते हैं शियर स्ट्रेन, अपरूपण विकृति, और ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। ये मोटे तौर पर जो मैंने आपको बताया है इस वीडियो में जो होने वाला है। अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले शियर स्ट्रेस से। शियर स्ट्रेस, देखिए अब तक जो हमने पढ़ा है वो था डायरेक्ट स्ट्रेस, प्रत्यक्ष प्रतिबल, जिसे हम अक्षीय प्रतिबल भी कहते हैं। ये दो प्रकार का होता था, मैंने बताया पहले आपको, तनाव और संपीड़न, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या होता था कि जो रेजिस्टिंग एरिया होता था, प्रतिरोध करने वाला क्षेत्रफल, वो फोर्स के परपेंडिकुलर होता था, यानी बल की दिशा के लंबवत। अब शियर स्ट्रेस में जो एरिया होता है रेजिस्टिंग, वो फोर्स के पैरेलल होता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो हम इसको कैसे कहेंगे? इन फाइंडिंग शियर स्ट्रेस, resisting area is always parallel to force। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस में फोर्स के परपेंडिकुलर होता था, इसमें फोर्स के पैरेलल होता है, पैरेलल टू द अप्लाइड फोर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये बात नहीं लिखेंगे तो शियर स्ट्रेस को बताने में आप असफल रहेंगे। इन फाइंडिंग शियर स्ट्रेस, resisting area is always parallel to the applied force। यानी जो प्रतिरोधी क्षेत्रफल होता है, प्रतिरोधी क्षेत्रफल सदैव क्रियाशील बल के समांतर होता है। देखिए जैसे ये टेबल है, ये तो खैर प्लेन है, एकदम समतल है। अगर ये खुरदरी होती, रफ होती, तो हम क्या करते? एक लेते रंदा, रंदा समझते ना, कारपेंटरी में रंदा यानी कि प्लेनर, रंदे से अपन क्या करते हैं, इसको घिस के समतल बनाते हैं। जब टेबल पे जब हम रंदा चलाते हैं, प्लेनर चलाते हैं, जो कारपेंटर होता है ना, बड़ा ही, जो अपनी लकड़ी को समतल बनाने के लिए, प्लेन बनाने के लिए रंदा काम में लेता है, और जब रंदा चलेगा ना तो क्या होगा, ये सरफेस प्लेन हो जाएगी। अब जब रंदा चलाते हैं तो आपका हाथ, ये मान लो ये रंदे का समतल है, ये चल रहा है इसके ऊपर, तो आप जो ऐसे चला रहे हो, ये इस सरफेस के पैरेलल है, फोर्स लग रहा है यूं, इस तरह से फोर्स लग रहा है। फोर्स कैसे लग रहा है? यूं, सरफेस यानी फोर्स के पैरेलल ये सरफेस है। जबकि डायरेक्ट स्ट्रेस में फोर्स के परपेंडिकुलर हुआ करती थी। तो किसी रंदे के द्वारा, किसी प्लेनर के द्वारा लकड़ी का छीला जाना अपरूपण का उदाहरण है। किसका एग्जाम्पल है? अपरूपण का। कैंची से किसी कपड़े को काटते हैं, ये भी शीयरिंग का एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल शीयरिंग का है। जब हम किसी मेटेरियल के अंदर कील के द्वारा छेद करते हथौड़ा मारकर, तो वो भी शीयरिंग का एग्जाम्पल है। तो अभी हम इस बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अपन परिभाषा समझ लेते हैं। तो प्रतिरोधी क्षेत्रफल हमेशा क्रियाशील बल के समांतर होता है। अच्छा, शियर स्ट्रेस को सामान्यतः क्या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार इसको पी लिख के एस भी लगा देते हैं, एस फॉर शियर, पी फॉर स्ट्रेस, लेकिन ज्यादातर इसमें स्मॉल क्यू यूज करते हैं। स्मॉल क्यू ये शियर स्ट्रेस के लिए एक संकेत है। तो हम कहेंगे शियर स्ट्रेस जो होगी वो होगा फोर्स अपॉन
एरिया। जैसे सामान्य स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है, वैसे शेयर स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया होगा। लेकिन ये जो एरिया है ये पैरेलल टू फोर्स होगा, पैरेलल टू फोर्स। यानी जिस दिशा में बल लग रहा है ना, उसी दिशा की समांतर ये एरिया होगा। और यूनिट क्या होगी इसकी? न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब इस स्टेज में मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा कुछ जॉइंट्स के बारे में, जिसपे कभी कभी कोई संख्यात्मक प्रश्न बन सकता है। देखिए, हम दो बातें और सीखेंगे आज। एक तो होता है सिंगल शेयर, एक होता है डबल शेयर। सिंगल शेयर और डबल शेयर। सिंगल शेयर को कहते हैं हिंदी में एकल तल अपरूपण, एकल तल अपरूपण। और डबल शेयर को बोलते हैं द्वितल अपरूपण, द्वितल अपरूपण, डबल शेयर को। ये सीखेंगे क्योंकि इस पे कभी शॉर्ट नोट आ जाता है। देखिएगा, नाम से ही जाहिर है, अब नाम देखिएगा सिंगल शेयर, यानी जब शेयरिंग जो होती है ना, एक सरफेस पर होती है, एक तल पर। और डबल शेयर में शेयरिंग जो होती है दो सरफेस पर होती है, डबल जो इसके सरफेस होते हैं। तो नेचुरली जब डबल शेयर होगा तो वो चीज मजबूत होगी। सिंगल शेयर में तो एरिया रेस्टिंग कम होगा तो कमजोर होगी। तो हम इसके बारे में चर्चा भी अगले पेज पर करेंगे। देखिएगा, ये एक, आप जानते होंगे, आपने सुना होगा लैप जॉइंट। ये लैप जॉइंट, ये एक, मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई बोल्ट लगा दिया और ये आपने लगा दिया फोर्स। ये ऊपर की प्लेट है और ये नीचे की प्लेट है। तो ये कहलाता है लैप जॉइंट, इसे कहते हैं लैप जॉइंट। एक प्लेट ऊपर की, नीचे की, ये हमने आर पार इसके खड्डा करके एक बोल्ट या रिवेट जो भी होता है इसमें डाल दिया। अच्छा, अगर इसमें, ये तो एलिवेशन है, मान ली मैं इसका प्लान बनाता हूँ, तो प्लान में ऊपर से देखेंगे ना, तो प्लान में क्या होगा, ये ऐसा कुछ नजर आ सकता है। प्लान में आप देखिएगा, ऊपर की प्लेट यहाँ से लेके यहाँ तक ही है और ये ऊपर की प्लेट है और ये किनारे दिखेगी इसकी बाकायदा, ये नीचे की प्लेट है। आप ऊपर से देख रहे हैं ना, तो ये कोर इसकी नजर नहीं आएगी, डॉटेड रहेगी। ये लाइन स्ट्रेट, एक्चुअली स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। और अब आप देखिएगा, ये ऊपर की प्लेट तो यहाँ तक ही थी और नीचे की प्लेट जो है वो ठेठ तक जा रही है। अच्छा, हम दोनों प्लेट की चौड़ाई बराबर मान के चल रहे हैं, दोनों प्लेट की चौड़ाई हम इक्वल मान रहे हैं। और ऊपर की प्लेट देखिए यहाँ तक ही है ना, ये तो यहाँ एक आपको लाइन और खींचनी पड़ेगी। और तो एक प्लेट तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये वाली। और नीचे वाली प्लेट जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये मैंने डॉटेड क्यों की है कि ऊपर से देखने पर नजर नहीं आएगी किनारे। और वो जो आपने फोर्स शो किया था पी, ये हम यहाँ शो कर सकते हैं प्लान के अंदर भी। अब यहाँ तो आपको ये एक ही बोल्ट या एक रिवेट नजर आ रहा है, पर एक्चुअली में ये एक या दो या तीन कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि सामने से तो एक देख, अब ऊपर से मैं देखूंगा ना इसको, मान लीजिए ये कुछ समय के लिए तीन है यहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा। तो हमने क्या दिया कि इसमें नंबर ऑफ रिवेट जो है, नंबर ऑफ बोल्ट जो है वो तीन है। हालांकि यहाँ एक ही दिखेगा पर वास्तव में ये तीन है। ये इसका डायमीटर है, डायमीटर हो गया। आप जो देख रहे हैं ये वाला, ये बोल्ट का या
जो भी है इसका रिवेट का डायमीटर है, ये भी इसका डायमीटर हो गया। तो ये आपको मैंने एक लैप जॉइंट का एग्जांपल दिया है। ये आप देखिएगा, ये जो सरफेस है ये वाली, जहाँ ये दोनों प्लेट आपस में रगड़ाती है, देखो ये एक प्लेट ये ऊपर, ये तो इस सरफेस पे यहाँ से क्या होगा, रिवेट के कटने की संभावना हो जाती है। आप जब एक फोल्ड इधर लगाएंगे, एक फोल्ड इधर लगाएंगे, तो यहाँ से रिवेट कट सकता है। कटने के बाद जो रिवेट ऐसा हो सकता है, देखिएगा मैं बता रहा हूँ। ये देख रहे हैं, ये जो इस जगह पर रिवेट का जो या बोल्ट जो भी है, ऊपर का पोर्शन इधर आ गया, नीचे का पोर्शन उधर है, क्योंकि ये पोर्शन उधर जा रहा है नहीं उस साइड में। एक पोर्शन देखिए आप, ये वाला कुछ इधर शिफ्ट हो गया, और दूसरा पोर्शन जो है इधर वाला, तो ये यहाँ पे कट गया। ये प्लेन ऑफ शेयर है, इट इज कॉल्ड एज प्लेन ऑफ शेयर। अपरूपण का तल है, तो यहाँ से कट जाएगा, इट इज सिंगल शेयर। तो लैप जॉइंट जो है वो सिंगल शेयर का एग्जाम्पल है। अच्छा, सिंगल शेयर का एक एग्जाम्पल और है, ये ध्यान रखना, ये सिंगल शेयर है। एक और एग्जांपल है सिंगल शेयर का, सिंगल कवर प्लेट बट जॉइंट। सिंगल कवर प्लेट बट जॉइंट। लैप में क्या होती है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर इसको लैप जॉइंट को हिंदी में चढ़ाव जोड़ भी कहते हैं। चढ़ाव, एक प्लेट दूसरी चीज चढ़ी होती है, इसको चढ़ाव जोड़ भी कहते हैं। और ये जो बट जॉइंट है ना, बट जॉइंट, इसको टक्करी जोड़ भी कहते हैं। टक्करी, टक्कर लगती है दो प्लेटों की आपस में, इसको टक्करी जोड़ भी कहते हैं। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल दूं आपको। जैसे देखिएगा, ये एक प्लेट, दो प्लेट मैंने एक साथ ही बना दी। यहाँ पे ये एक प्लेट है, यहाँ से यहाँ तक, और वो दूसरी प्लेट है। कई बार यहाँ थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं ताकि आपस में कोई दिक्कत, थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है स्ट्रेसेस को कम करने के लिए। और ये हमने लगा दी कवर प्लेट। ये कवर प्लेट ऊपर ही है, नीचे नहीं है। तो यहाँ रिवेट की दो कतारें हो सकती है, बोल्ट या रिवेट की दो कतारें भी हो सकती है। और यहाँ पे आपके फोर्स लग रहा है। अब ये देखिएगा, एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, और ये कवर प्लेट है। कैसी प्लेट है? कवर प्लेट, ढक्कन प्लेट कहते हैं इसको। और ये आपके बोल्ट या रिवेट के हेड हो गए। इसे कहते हैं डबल बोल्टेड सिंगल कवर बट जॉइंट। डबल बोल्टेड मतलब बोल्ट की दो कतारें हैं। तो आप तो कहेंगे सर यहाँ तो चार कतारें हैं, दो का चार है यहाँ तो, दो ये और दो ये, पर नहीं, आप ध्यान रखें, इसको डबल ही कहते हैं। बट जॉइंट में क्या होता है कि दो प्लेटें मेन, ये वाली और वो वाली। तो ये जो जॉइंट बन गया ना बीच में, जहाँ टक्कर हो रही है प्लेटों की, इस जॉइंट के एक तरफ के जो वोल्टेज होते हैं, जो बोल्ट होते हैं, उनकी संख्या को ही हम नंबर ऑफ बोल्ट्स कहते हैं। अगर मैं इसका प्लान बनाऊं, इस सिंगल कवर प्लेट बट जॉइंट का मैं प्लान बनाऊं, तो ये ऐसा बनेगा। क्योंकि मैंने दो के बीच में तो गैप रखा, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे गैप भी छोड़ सकता हूँ। ये इस तरह से, और ये ऊपर से आपको नजर आएगी बाकायदा, वो भी ऊपर से आपको नजर आएगी बाकायदा। और ये आपके फोर्स लग रहा है।
अब ये इसकी लाइन है, सेंटर लाइन है, ये भी सेंटर लाइन है, ये भी सेंटर लाइन है, और वो भी सेंटर लाइन है। अब हो सकता है यहाँ पे हमने 4 रिवेट लगा दिए या 4 बोल्ट लगा दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ भी 4 हो सकते हैं, यहाँ भी 4 होंगे, और यहाँ भी 4 होंगे। ये सारे जो आप देख रहे हैं, ये सब बोल्ट या रिवेट जो भी होते हैं। अगर रिवेटेड जॉइंट है तो रिवेट है, बोल्टेड जॉइंट है तो बोल्ट है। आजकल बोल्टेड जॉइंट का प्रचलन है, रिवेटेड का कम कर दिया है, बहुत, ना के बराबर। इसमें अगर मैं पूछूं आपसे नंबर ऑफ रिवेट या नंबर ऑफ बोल्ट कितने हैं, तो आप देखिएगा, ये जॉइंट है ना, जॉइंट के एक तरफ गिने जाएंगे, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है इसमें। अब 16 मत बोल देना, क्योंकि वो 8 रिवेट जॉइंट के उस तरफ है, ये 8 रिवेट जॉइंट के इस तरफ है, तो एक तरफ की संख्या मानी जाती है। वहां ऐसा नहीं है, वहां तो कोई बट जॉइंट है ही नहीं, वहां तो जो भी है ये 3 रिवेट है, इन दोनों प्लेट को जोड़ रहे हैं। यहाँ प्लेट एक्चुअली 3 है, 2 तो मेन है और एक ही कवर है, तो यहाँ बट जॉइंट के एक तरफ की संख्या ली जाती है। एंड कितना हो गया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इस सवाल के अंदर कि भाई शीयर स्ट्रेस क्यू कैसे निकालोगे आप, व्हाट इज द मेथड टू फाइंड शीयर स्ट्रेस, तो कोई भी स्ट्रेस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना लग रहा है, पी, एरिया कितना है। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका डायमीटर डी है, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा π/4 इंटू डी स्क्वायर। आप देखेंगे ये जो बोल्ट या रिवेट है इस समतल पर जब कटेगा, अभी तो आपको ये रेक्टेंगल दिख रहा है, लेकिन वहां से भी यहाँ से कटेगा ना, जैसे ये पेन देखिएगा, ये पेन, अगर पेन को यहाँ से देखूं, इधर से कैसे दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा ये। तो पर वास्तव में, और उस इसका ये डी क्या है, इसका डायमीटर है, डी इज डायमीटर, और किसी सर्कल का डायमीटर डी होता है, उसका एरिया क्या होता है, π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो π/4 इंटू डी स्क्वायर हो गया। ये एक रिवेट का या एक बोल्ट का एरिया है, ऐसे 3 लगे हुए हैं, तो 3 इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर, ये ध्यान देना। एक बोल्ट का शीरिंग में एरिया, और 3 से गुणा किया क्योंकि 3 बोल्ट है, और ये पूरा एरिया शीर में हो गया, और फोर्स लग रहा है तो 3 इसका भाग लगा दिया। एक तरीका ये हो गया। एक और तरीका भी इसका निकालने का है, क्यू का। कैसे, अरे भाई, ये 3 बोल्ट मिलकर ये फोर्स उठाते हैं, तीनों बोल्ट मिलकर ये सारा लोड लेते हैं, तो एक बोल्ट कितना लेगा, अगर 3 बोल्ट लेते हैं पी फोर्स, तो एक बोल्ट लेगा P/3 फोर्स। अब जब आपने एक बोल्ट के द्वारा लिया गया फोर्स निकाला है, तो एरिया भी एक बोल्ट का होगा, तो वो होगा π/4 इंटू डी स्क्वायर। दरअसल ये दोनों सेम है, कोई चेंज नहीं है, ये सॉरी ये नहीं है, ये वाला, दोनों सेम है। यहाँ पर भी अगर मैं इसको सॉल्व कर दिया, 3 नीचे आ जाएगा, 3 इंटू π/4 डी स्क्वायर हो जाएगा, तो सेम ही है। अब यहाँ आते हैं अपन, यहाँ आपसे पूछूं क्यू कितना होगा, तो फोर्स तो लग रहा है पी, एरिया π/4 इंटू डी स्क्वायर, एक रिवेट का एक बोल्ट का एरिया होता है, बोल्ट कितने लग रहे हैं यहाँ पर, 8, नंबर 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से गुणा कर देंगे बस, यहाँ पे 16 से मत कर देना, एक तरफ की संख्या होती है। और यह इसका एक तरीका और भी है, क्यू इज इक्वल टू 8 बोल्ट मिलकर ये सारा फोर्स लेते हैं, एक बोल्ट कितना रहेगा, P/8, P/8 के अंदर भाग लगा दो π/4 डी स्क्वायर का। एक ही है आंसर, सेम बात है, ये 8 नीचे आ जाएगा, इसमें नीचे आ जाएगा, एक ही है। तो ये एग्जाम्पल सारे सिंगल शेयर के हैं। यहाँ पर देखो, ये इस जगह पे शेयरिंग हो रही है, यहाँ पे और यहाँ पे, एक जगह से कट रहा है रिवेट या बोल्ट जो भी है,
ये भी एग्जांपल सिंगल शेयर का है, ये भी एग्जांपल सिंगल शेयर का है। अब हम लेते हैं एग्जांपल डबल शेयर का। ये दोनों एग्जांपल जो हैं ये सिंगल शेयर के हैं, एकल तल अपरूपण के। अब लेते हैं एग्जांपल डबल शेयर के। डबल शेयर में क्या होता है कि एक बोल्ट या एक रिवेट दो जगह से कटता है। तो इसके भी कई एग्जांपल हैं, मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। एक तो होता है डबल लैप जॉइंट, डबल लैप जॉइंट, दोहरा चढ़ाव जोड़। इसमें आप देखेंगे तीन प्लेटें होती हैं, पहली, दूसरी और ये तीसरी। यहाँ दोनों पे बल इधर लगेगा, उधर वहां लगेगा। ये बल P है, तो यहाँ पे P/2 P/2 मिलके P हो जाएगा, P/2 P/2 P उधर P। और यहाँ आपने मान लीजिए एक बोल्ट शो कर दिया या रिवेट शो कर दिया, ये रिवेट है, देख रहे हैं आप? ये ऊपर की प्लेट है, ये नीचे की प्लेट है, सॉरी ये बीच की प्लेट है, मध्य वाली, ये नीचे की प्लेट है, ये ऊपर की, ये नीचे की और ये बीच वाली। और यहाँ भी इसका जो डायमीटर आप देख रहे हैं D है, इट इज डबल लैप जॉइंट। अगर मैं इसका प्लान बनाऊं ड्राइंग के अंदर, तो आप देखेंगे मैं प्लान कैसे बनता, ऊपर से देख के। अब ये तो लाइन दिखेगी आपको फर्म, पर ये जो है ना, ये वाली ये नजर नहीं आएगी, ये डॉटेड रह जाएगी। और ये इसकी सेंटर लाइन है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे दो बोल्ट लगा दिए, ये बोल्ट है, फोर्स तो P है, फोर्स तो P है। अब देखिए यहाँ पे जब आप फोर्स लगाएंगे इधर उधर, तो ये बोल्ट या रिवेट जो भी है दो तलों पे कटेगा, यहाँ भी कटेगा और यहाँ भी कटेगा, यानी दो जगह इसका इसके द्वारा विरोध होगा कटने के अगेंस्ट में। अच्छा, अगर मैं इसका कटा हुआ स्वरूप बताऊं तो ये ऐसा कुछ होगा, कटी हुई शेप बोल्ट या रिवेट की। ये देखिए जैसे फोर्स ये लग रहा है ना, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, तो ये जो एक हिस्सा जो है बोल्ट का या रिवेट का इधर आ जाएगा, दूसरा हिस्सा कुछ यहाँ ट्विस्ट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। आपकी थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है सर, ध्यान दीजिएगा कि डबल शेयर और सिंगल शेयर को समझाइए उदाहरण देते हुए। तो ये क्वेश्चन कितना आसान है, आप देखिएगा। अभी जो मैंने आपको ये पेज बताया था यहाँ पे, यहाँ पर भी आप चाहो तो ये ऊपर से कैप लगा सकते हो, रिवेट किया जो भी है, कैप थोड़ी कट रही है, बोल्ट कट रहा है। यहाँ पर भी जो ये कैप बना सकते हो इस प्रकार की, टोपी इसकी, हेड, बोल्ट हेड। ये देखिए दो पोर्शन इधर चला गया उधर चला गया, क्योंकि यहाँ पे कट गया, ये स्टीयरिंग हो गई। और ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये एक्चुअली ये सर्कल है, ये π/4d², यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ जो एरिया इन शेयर होगा, शेयरिंग में एरिया,
वो होगा 2 इंटू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। 2 इंटू करना पड़ेगा। मैं एक वोल्ट की बात कर रहा हूँ, ये 1 वोल्ट या 1 डिवाइड की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ भी कट रहा है और यहाँ भी कट रहा है, तो एरिया डबल हो गया। अब अगर आपसे पूछूं मैं शीयर स्ट्रेस निकालोगे तो कैसे निकालोगे आप? इसमें एन कितना है, व्हाट इज नंबर ऑफ वोल्ट? ये लेफ्ट जॉइंट है, तो ये जो दिख रहे हैं वो संख्या हो गई, 2 हो गई बस। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें क्यू क्या होगा? बड़ा आसान सी बात हो गई, तो क्यू इसके अंदर क्यू होगा फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स जो है वो पी, एरिया पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, इंटू 2 भी करना पड़ेगा क्योंकि डबल शेयर है। अब एक खास बात और, यह 1 2 से गुना और करना पड़ेगा। देखिए फोर्स तो पी है, इस फोर्स को लेने के लिए 2 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट का एरिया लेना पड़ेगा आपको। अब 1 वोल्ट ये है, ये खुद डबल शेयर में है, 2 जगह से कट रहा है, तो 1 वोल्ट है ना जो कि डबल शेयर में, उसका एरिया 2 इंटू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। और चूंकि वोल्ट 2 है इसलिए आगे 2 से और गुणा कर दिया, ये आप ध्यान रखेंगे। या क्यू इज इक्वल टू, आप ये मान सकते हैं, ये जो पी फोर्स है, ये जो पी फोर्स लगा ना, ये इन दोनों वोल्टों ने मिलकर लिया है। तो बताइए 1 वोल्ट कितना लेगा? तो पी बाय 2 लेगा, ये वोल्ट लेगा पी बाय 2। जब 1 वोल्ट का फोर्स लेते हैं तो एरिया भी एक का ही लेंगे, लेकिन एक जो भी है वो डबल शेयर में है, तो हम कहेंगे 2 इंटू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। इस तरह से आप शीयर स्ट्रेस निकाल पाएंगे बड़ी आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये पेज नंबर 49 था। एक एग्जाम्पल हम और ले सकते हैं, डबल कवर प्लेट बट जॉइंट। डबल कवर प्लेट बट जॉइंट, यहाँ क्या होगा कि आपके 2 कवर प्लेट होंगी। ये तो 2 मेन प्लेट है और ये आपकी कवर प्लेट है। इन कवर प्लेट की मोटाई के बारे में बहुत सारी बातें होती है, लेकिन अभी हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि डिजाइन का काम है। अभी केवल अपन जॉइंट को समझने जा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक बोल्ट लगा हुआ है यहाँ पे, और एक यहाँ लग रहा है। ये दिखने को तो आपको 2 दिख रहे हैं, पर ये ज्यादा हो सकते हैं। मैं अलग अलग उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। ये आपके पी फोर्स लग रहा है। अब ये मेन प्लेट है, इट इज मेन प्लेट। यहाँ तक ये दूसरी वाली मेन प्लेट है, इनकी यहाँ टक्कर हो रही है, थोड़ा गैप छोड़ देते हैं। हालांकि ये कवर प्लेट है, इट इज कवर प्लेट, और ये भी कवर प्लेट है, इसको ढक्कन प्लेट भी कहते हैं। ये बोर्ड के हेड है। अच्छा, अगर मैं इसका प्लान बनाऊं, इसका प्लान अगर मैं बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। ये तो आपको नजर आएगी प्लेट ऊपर से, ये भी नजर आएगी।
ये फोर्स लग रहा है यहाँ पे, अब ये इसकी सेंटर लाइन, ये इसकी सेंटर लाइन, यहाँ मान लीजिए हमने तीन, ये इसका डायमीटर ये एक दिखा दिया, ये दो दिखा दिए और ये तीन, मान लो इस एक लाइन में तीन तीन है, यहाँ भी तीन होंगे। इस तरह से, और जैसा कि आपको पता है ये डायमीटर जो है ना, इसका डायमीटर डी है। यहाँ पे देखिएगा ये डबल कवर प्लेट बट जॉइंट है, तो ऊपर भी कवर प्लेट है, नीचे भी कवर प्लेट। यहाँ देखिए बोल्ट या रिवेट जो भी दिख रहा है, ये एक यहाँ से कट रहा है और एक यहाँ, दो जगह मिल रहा है इसका रेजिस्टेंस, दो प्लेसेस पर। अब यहाँ एन कितना है, ध्यान देना, नंबर ऑफ बोल्ट यहाँ तीन है। हमेशा बट जॉइंट में जॉइंट की एक तरफ की संख्या काउंट होती है, तीन है, छह नहीं है, ध्यान रखना। अब अगर मैं मान लीजिए क्यों निकालना चाहूँ शेयर स्ट्रेस, तो एक तो ये तरीका है कि फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स तो पी है, एरिया। अब देखिएगा यहाँ पे ये एक बोल्ट या एक रिवेट डबल शेयर में है, डबल शेयर में होते ही एरिया पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू 2 हो जाता है। ये तो एक बोल्ट का है, दो इसलिए किया कि डबल शेयर है, और ऐसे तीन बोल्ट रहते हैं, इंटू तीन कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा क्यों, यानी कि शेष स्ट्रेस निकालने का। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ये फिर कह रहा हूं आपको 6 बोल्ट मत मान लेना, ये तीन ही है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो तीन रिवेट या तीन बोल्ट है, ये कुल मिलाकर पी फोर्स लेते हैं, तो एक बोल्ट की तरफ फोर्स कितना लिया जाएगा, तो पी अपॉन 3। अब आपने एक बोल्ट का फोर्स निकाल दिया, तो फिर एरिया भी एक बोल्ट का लेंगे, फिर अब तीन का भाग नहीं देगा, अब एरिया का एक बोल्ट का ये 2 इंटू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। बेसिकली दोनों सेम है, ये यहाँ करेंगे तो तीन नीचे चला जाएगा, वो 3 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मैंने पहले सोचा था कि आज इस वीडियो में आपको मैं अपरूपण विकृति के बारे में भी बताऊंगा, दृढ़ता प्रत्यास्थता मापांक के बारे में बताऊंगा, बल्क मॉडल्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन वो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको फिर अगली वीडियो में शिफ्ट करता हूँ। इस वीडियो में केवल आपके क्या रहा, इस वीडियो में आपके रहा कि शीयर स्ट्रेस क्या होती है, व्हाट इज शीयर स्ट्रेस। तो ये एन और की अगर ये हम इससे हटा देते हैं इसको, जब आपको इस बारे में बताया ही नहीं, तो हम एन और के यहाँ पे क्यों लिखे, ये अगली वीडियो में ले लेंगे। ये हम जो इसमें समझा ही नहीं हमने अभी तक, इसको फिर हम अगली वीडियो में ले लेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। जब हमने कुछ किया ही नहीं, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडल्स को नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। लेकिन ये वीडियो जो आपका है, ये थ्योरी समझने के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी आ सकता है आपके 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि डबल शेयर और सिंगल शेयर में अंतर स्पष्ट कीजिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन डबल शेयर एंड सिंगल शेयर। इस पे न्यूमेरिकली बनता है, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, ये कहते हुए ये जो वीडियो है हमने इसमें पढ़ा है शेयर स्ट्रेस के बारे में, और शेयर स्ट्रेस के बारे में एक ही खास बात ध्यान रखनी है कि जो रजिस्टिंग एरिया होता है वो फोर्स के पैरेलल होता है। इट इज इन फाइंडिंग शेयर स्ट्रेस, resisting area is always parallel to the applied force। और ये शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स और फोर्स के पैरेलल एरिया रेजिस्टिंग है। फिर मैंने आपको बताया कि सिंगल शेयर और डबल शेयर क्या होता है। सिंगल शेयर में एक प्लेन पर कटता है कोई प्लेन, एक प्लेन पर कोई वो बोल्ट या रिवेट करता है, और डबल शेयर में दो प्लेन पर। तो डबल शेयर में जो स्ट्रेंथ होती है किसी भी मेंबर की, वो ट्वाइस होती है, दुगनी होती है। अगर सिंगल शेयर में कोई मान लीजिए 100 न्यूटन फोर्स को रेजिस्ट कर सकता है, तो डबल शेयर में 200 न्यूटन को रेजिस्ट कर लेगा, तो उसकी
एरिया डबल होता है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और सिंगल शेयर और डबल शेयर के मैंने आपको कई एग्जाम्पल दिए हैं। ये सिंगल शेयर का एग्जाम्पल है, सामान्य लैप जॉइंट, और ये सिंगल कवर प्लेट बट जॉइंट। और ये डबल शेयर का एग्जाम्पल है, ये डबल लैप जॉइंट और ये डबल कवर प्लेट बट जॉइंट। अगली वीडियो में इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छा समझ में आया होगा। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।